नमस्कार, जय भीम। आज नगर घड़ी चौक रायपुर में बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जयंती 134 जयंती मना रहे हैं, जिसमें काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ रायपुर के लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर भीम जय भीम के नारे लगाते हुए यहाँ पे आज जयंती मना रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि भीम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को किस तरह से मनाया जा रहा है, उनके संविधान जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचार को किस तरह से रोका गया और उनको अधिकार दिलाया गया। आइए उन विषय में हम जयंती हम हर्षोल्लास के साथ में जैसा कि प्रतिवर्ष मनाई जाती है, इस वर्ष भी उसी उत्साह के साथ में हम ये जयंती मना रहे हैं। लगभग सभी जो समाज के लोग हैं वो मिलकर एक साथ मिलकर, आपने देखा होगा दिन भर रैलियों का आगमन यहाँ पर होता रहा। पूरे उत्साह के साथ लोग नाचते गाते प्रत्येक रायपुर के वार्ड से, और यहाँ पर जो जमावड़ा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ रायपुर शहर का ही नहीं बल्कि आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित होते हैं। सर, बाबा साहब के मुख्य उद्देश्यों को लेकर पूरा समाज कैसे चल रहा है? बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था सबसे पहले तो शिक्षित बनो, और इसी दिशा में लगभग हमारा जो समाज है, जैसे कि लोगों की मानसिकता है कि बाबा साहब को जनरली लोग सामान्यतः दलित नेता कहते हैं, लेकिन बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुत ऊपर है। वो मूल रूप से मानववादी नेता हैं और उन्होंने प्रत्येक मानव के लिए उन्होंने अपना कार्य किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, कामगार लोगों के लिए जो काम उन्होंने किया है तो वो सर्व समाज के लिए और देश हित के लिए किया है। इसीलिए हम उन्हें मानववादी नेता के रूप में देखते हैं। सर, अम्बेडकर जी जिस उद्देश्य को लेके उन्होंने जो सपना देखा था, क्या लगता है वो पूरा हो पा रहा है? देखिए, उन्होंने साफ साफ पहले इसमें बोला था कि संविधान इतना सुंदर जो बना के दिए, मगर उन्होंने बाबा साहब ने पहले ही बोल दिए थे कि संविधान तो सुंदर है मगर चलाने वाले अगर से सही हो तो देश का उद्धार होगा, और अगर कहीं गद्दार हो तो देश के लोगों का नुकसान होगा। और वही आज हमारे को देखने मिल रहा है कि जो बाबा साहब में, जैसे पूर्व हमारे भाई साहब ने बोला कि सर्व समाज का समावेश संविधान में किया गया है, मगर क्या वो नीचे तबके के लोगों को संविधान का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं न कहीं राजनीतिकरण जो है वो संविधान का हनन करना चाहती है, नीचे तबके लोगों का हनन करना चाहती है। मगर अब लोग समझ गए, अभी तक के लोग बाबा साहब को नहीं जाने थे, मगर क्या होता है, ये कहावत है कि जब ठोकर लगती है तो दर्द महसूस होता है। तो अब आम जनता को ये पता चल गया कि बाबा साहब कौन हस्ती है, और अब बाबा साहब की वो लहर चलेगी पूरे देश में कि अब बाबा साहब के नाम से डंका बजेगा, और अब तो क्या शासन प्रशासन भी बाबा साहब के रास्ते में चलना पड़ेगा, ये मजबूरी रहेगी देश की। सर, 134 साल हो चुके हैं, क्या लगता है बाबा साहब का वही उद्देश्य आज भारत के लिए काम आ रहा है? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वो पूरा नहीं हो पाया है। और उसका कारण है कि जो सत्ता में रहे हैं उन्होंने संविधान के अनुरूप कार्य नहीं किया है। यदि संविधान के अनुरूप कार्य किए होते तो आज भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाती। भारत को कर्ज लेना नहीं पड़ता। भारत में खनिज संपदा से पूर्ण है, शैक्षणिक क्षेत्र की आवश्यकता है, लेकिन महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, और शिक्षा का निजीकरण होते जा रहा है। जब शिक्षा का निजीकरण होगा तो नीचे स्तर के लोगों को कैसे शिक्षा का लाभ मिलेगा, और शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे हम अपेक्षा करेंगे कि वो समाज आगे बढ़ पाएगा। बिना शिक्षा के समाज
अपंग और गुंडा है। शिक्षा वह श्रेणी है, जो भी पिएगा वो दहाड़ता है। जिन लोगों ने शिक्षा जागरूक किया है आज ये दहाड़ है। आज जो परिस्थितियां बनी हुई है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण तो मैं सीधा सीधा शासन को बोलता हूँ कि इस शासन में जो भी लोग बैठे हैं आज तक के, उन्होंने इसको ध्यान ही नहीं दिया है। क्योंकि यदि ध्यान देते तो नागरिक जागरूक होता, और नागरिक जागरूक होता तो अपने अधिकारों के लिए लड़ता, संघर्ष करता। इसीलिए उन लोग नहीं चाहते कि सामाजिक जागृति हो, सामाजिक क्रांति हो, और सामाजिक क्रांति आएगी तो जो वोट खरीदने की स्थिति है वो नहीं बन पाएगी। इसीलिए उन लोगों ने ये सब चीजें उनसे दूर रखा और शिक्षा का निजीकरण किया। सर, क्या बहुत बड़ी पार्टियां कहती है कि आने वाले समय में हम मनुस्मृति लेके आएंगे? देखिए, सपने देखने में किसी को रोक नहीं है। आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये जो मंत्री पद या किसी प्रकार के प्रशासनिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के कारण ही है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। हाँ, ये जरूर करना चाहेंगे कि मनुस्मृति लाके हम अपने आप को, ये जो वोट देने की जो नीति है उसके आधार पर हम शासन में बने रह सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी देखिए, मनुस्मृति में तो सबसे पहले नारी के ऊपर में वार किया गया है कि नारी जो है वो यातना की भागी है। आप सोचिए कि उनके घर की नारियां जिस दिन इस बात को समझ गई तो मनुस्मृति का क्या हश्र होगा। तो ये एक चिंतनीय बात है। और हमारे लोग कम से कम अभी अम्बेडकरवादी लोगों में इतना जज्बा अविशेष है कि बाबा साहब के संविधान को कोई हिला नहीं सकता। प्रति वर्ष कम से कम 2 बार भारत का हर नागरिक भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ता है, मनन करता है और प्रतिज्ञा लेता है। सर, आज के समय में कुछ लोग, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या भारत में संभव है? देखिए, जिसकी सत्ता, ये कहावत है आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज ये वर्तमान जो सरकार बैठी है वो नीचे से लेके ऊपर तक के उनकी सत्ता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये राष्ट्र एक भारत है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था इंडिया एक भारत। तो इसको हिंदूवाद बनाना ये एक इनका मुहिम है, ये बरगलाने इनका मुहिम है, और इनमें ये ताकत नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। ये भारत है, ये भारत देश रहेगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। क्या लगता है 134वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं बाबा साहब के, तो उन विचारों को लेकर क्या ये भारत अभी चल रहा है? नहीं, भारत के अंदर में जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा था, आप शुरू से देखिए, इस देश के अंदर में 300 साढ़े तीन सौ साल तक के मुगलों ने शासन किया। मुगल तो मुसलमान थे। क्या इस देश को उन्होंने, यदि डर की बात है, यदि डर की बात थी, लेकिन इस देश के अंदर में शासन सत्ता यानी धार्मिक शासन सत्ता नहीं चला, राजनीतिक शासन सत्ता या चलती रही, धार्मिक शासन सत्ता नहीं चली। और जब 350 साल के शासन काल में जिन लोगों ने इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना सके, तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से जब भारत की बात आई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश के अंदर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फलती फूलती रहेगी, और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को फलने फूलने में शिक्षा की जो जड़ें हैं, जो फूले जैसी आई थी, यदि वो जिंदी रहेगी तो कोई भी आदमी धार्मिक रूप से इस देश को कभी बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये भी महाबोधि में बिहार का भी मामला चल रहा है, गया में, बुद्ध गया में, वो आज की तारीख में बौद्धों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए सबसे बड़ी समस्या का समाधान कराना है। हम 2 महीने से लगातार उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही है। भारत का प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाकर के बोलता है कि मैं भारत के बुद्ध की धरती से आया हूँ, ताली बजवाता है और सम्मान पाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर में जो समस्या है, जो उसके देश की समस्या है, जो उसे खुद हल कर सकते हैं, लेकिन उसका हल करने में कोई प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सरकारें हैं वो आज के तारीख में प्रजातंत्र को बचाने के लिए ऐसा लगता है कि वो गृह युद्ध की ओर लेके जा रहा है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को लागू करने में सरकारें भी नाकाम हो रही है। इसलिए भी कभी कभी देखा होगा आपने, ईवीएम की बात चलती है, नोटों को खरीदा जाता है, साड़ी और बिंदी के नाम पर वोट दिए जाते हैं। अब प्रजातंत्र को बचाने के लिए अम्बेडकरवादियों को भी आगे आना है, वो ही आगे आना पड़ेगा। और
ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जब तक कि अम्बेडकरवादी देश के अंदर में है, भारत के न संविधान को कोई खत्म कर सकता है, न इस देश के प्रजातंत्र को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सरकारें अपना काम करते रहेगी, हम अम्बेडकरवादी अपना काम करते रहेंगे। अरे हमने तो भीमा कोरेगांव भी करके दिखाया है, जहाँ पेशवाओं को खत्म कर दिया। तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया हम तो जीतते रहेंगे, जीतना है हमारा।